बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती लगातार सवालों के घेरे में घिरती जा रही है। हालांकि बीपीएससी पूरी कोशिश कर रही है कि इसके बारे में स्पष्टीकरण देने को लेकर के अभ्यर्थियों की अपनी समस्या है, वहीं राजनीतिक पार्टियां इसको एक मुद्दा बना करके इस पूरे मामले को राजनीतिक लाभ लेने के लिए आगे बढ़ रही हैं। इन सभी के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको बिना उसका अधिकार मिले ये मामला एक राजनीतिक मुद्दा बनकर के ही सिर्फ चुनाव के समय हाईलाइट हो और पूरा मुद्दा ही दब जाए। इस वजह से जरूरी यह है कि जो जेन्युइन मुद्दा है, जो मूलभूत समस्या है इस रिजल्ट में, उस पर फोकस करे कैंडिडेट, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो इस भर्ती में होना चाहिए और बाहर है गलतियों की वजह से, वो अपने अधिकार को प्राप्त करे। क्योंकि कानून को अगर आप देखेंगे, जो स्टैचू होती है वो उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है। आप जिस प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और अगर आपने संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत किया, निश्चित तौर पर रिजल्ट को रिवाइज किया जा सकता है। भले ही आयोग कितने भी दावे कर ले या फिर कितनी भी स्पष्टीकरण दे दे, अगर कुछ गलती हुई है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, तो रिजल्ट को रिवाइज करना ही होगा या फिर इसके संबंध में कोई सबूत पुख्ता या फिर पुख्ता आपको स्पष्टीकरण देना ही होगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है अथवा नहीं। सारी समस्याएं नॉर्मलाइजेशन से उत्पन्न हुई हैं। चाहे आप अदर स्टेट के मामले को उठाइए, उससे कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर आप कोर्ट में चैलेंज करके देख लीजिए, आपका केस खारिज हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि एकाध केस जो बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ है उस मामले को लेकर के कोर्ट जाइए, आपका केस तुरंत खारिज हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा होगा कि कट ऑफ मार्क्स से मेरा ज़्यादा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतनी सीटें बची हैं, इन सब के रिगार्डिंग आयोग के पास कुछ ना कुछ जवाब होगा और वो कुछ ना कुछ आगे की अपनी प्रोसीडिंग को लेकर के कोर्ट में हलफनामा दे देंगे और आपका केस तुरंत खारिज हो जाएगा। एक ही केवल पॉइंट है जिसके आधार पर आप कोर्ट केस कर सकते हैं और वहीं एक पॉइंट है जिसके माध्यम से आप रिजल्ट को रिवाइज करा सकते हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको यह सबूत इकट्ठा करना होगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है अथवा नहीं इस रिजल्ट में। हालांकि अगर हुआ रहता तो आयोग रिजल्ट से पहले नॉर्मलाइज्ड स्कोर सभी कैंडिडेट का जारी करता। इस बात की प्रबल संभावना है कि बिना नॉर्मलाइजेशन किए हुए ही रिजल्ट जारी किया गया है। आपने इसके संबंध में ज्ञापन दे दिया, ज्ञापन की रिसीविंग जरूर रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप इसके संबंध में आरटीआई दाखिल करके एक सबूत के तौर पर इकट्ठा कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा कि आपने इसके संबंध में एक पुख्ता आपके पास एक तरीके से एविडेंस है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर आप आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी को जो आपने रिसीविंग आपने ले ली है कि जो आपकी समस्या है जिसमें नॉर्मलाइजेशन आपने उनको अवगत कराया होगा, तो जब आप कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे होंगे तो अब आप कोर्ट को बता सकते हैं कि हमने पहले ही आयोग को इन सभी समस्याओं से अवगत करा दिया। उसके बाद से आयोग पलट नहीं सकता कि हमें इन सभी मूलभूत समस्याओं के बारे में पता नहीं था, और वो इस बात से भी नहीं पलट सकता अगर आपके पास आरटीआई का जवाब होगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, या फिर इन बातों को गोल गोल वो घुमा नहीं सकते हैं। अब ये सभी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद से अगर आप कोर्ट में जाते हैं, यकीन मानिए अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है तो रिजल्ट 100% रिवाइज करना ही पड़ेगा। आज से 2.5-3 महीने पहले जब मैंने पहला डेडिकेटेड वीडियो बनाया था बिहार की कट ऑफ से रिलेटेड, उस वीडियो में मैंने आप सभी को अवगत कराया था कि इस शिक्षक भर्ती में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। बावजूद इसके कॉमन मेरिट बनेगी, महिला और पुरुष का एक ही मेरिट बनेगा। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो ओवरलैपिंग होगा वो भी 100% होगा और नॉर्मलाइजेशन भी 100% होगा। रिजल्ट में आप दो चीज़ों को देख रहे होंगे, एक तो कॉमन मेरिट बनी है, दूसरा ओवरलैपिंग भी हुआ है महिलाओं का ओपन सीट पर। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के संदेह है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है अथवा नहीं। अगर ओवरलैपिंग किया गया बिना नॉर्मलाइजेशन के तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक रिजल्ट है। अगर महिलाओं को ओपन सीट पर अगर भेजा गया ओवरलैपिंग के माध्यम से तो ये सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ है। इसके रिगार्डिंग किन पॉइंट्स को आपको आधार बनाना है इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले मैं कुछ साक्ष्य आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसके बारे में देखते हैं। स्क्रीन पर आप एक जिले का रिजल्ट देख पा रहे होंगे। इस रिजल्ट में मैं कुछ नाम पढ़ने जा रहा हूँ। टोटल टॉप 15, ये केवल एक पेज का है। टोटल टॉप 15 कैंडिडेट्स जो हैं उनके मैं नाम पढ़ने जा रहा हूँ। आप केवल मेल फीमेल पर ध्यान दीजिएगा। पहला है सोनम सिंह फीमेल, अंजलि दिवाकर फीमेल, कैकई कुमारी फीमेल, श्वेता कुमारी फीमेल, आशुतोष मिश्र मेल, नुपुर शर्मा फीमेल, दिव्यांशी पटेल फीमेल, प्रियंका फीमेल, नितेश गुप्त मेल, काजल कुमारी फीमेल, प्रिया पटेल फीमेल, फरहत जहां तबस्सुम फीमेल, राहिला खातून फीमेल, रेणुका महतो फीमेल और शिम्पी कुमारी फीमेल। टोटल 15 कैंडिडेट में से 13 कैंडिडेट फीमेल हैं और 2 कैंडिडेट मेल हैं।
ये रिजल्ट समस्तीपुर से प्रकाशित किया गया है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं इनमें अगर आप देखें, देखिए पहले नंबर पर है पल्लवी सिंह फीमेल, ईशा सिंह फीमेल, रमेश कुमार शुक्ल मेल, अर्चना कुमारी फीमेल, आकांक्षा यादव फीमेल, स्वाति तिवारी फीमेल, स्वाति यादव फीमेल, पल्लवी यादव फीमेल, निधि यादव फीमेल, कुमारी वर्षा फीमेल। इसी तरीके से पूरा लिस्ट अगर आप देखेंगे तो फीमेल की संख्या ज़्यादा है। ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं भी। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि 50% तो सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, बाकी का जो 50% बचा वो ओपन सीट है, उस पर मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। तो ये रिजल्ट कहीं से भी अभी अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा तो असंवैधानिक नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 14 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि देखिए, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता हो या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है। आर्टिकल 15 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। इसमें लिंग पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। लिंग के आधार पर पुरुषों और महिलाओं में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, विभेद नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद से आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे इसमें देखिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, इसमें यह मेंशन किया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि अगर राज्य चाहे तो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन ला करके उनको बेनिफिट दे सकती है या फिर उनके लिए कोई कानून बना सकती है। इसी आर्टिकल 15 के पॉइंट 3 का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार ने 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी हैं। तो ये तो बिल्कुल संवैधानिक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी के जब आप 15 वाले पॉइंट में जाएंगे तो ये मेंशन किया गया है कि महिला और पुरुष के आधार पर यानी लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो तो पूरी तरीके से संवैधानिक है, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि अब आपने क्या किया, बिहार में बीपीएससी ने क्या किया कि महिलाओं का अलग पेपर बना दिया और पुरुषों का अलग पेपर बना दिया। दोनों का पेपर का लेवल में अंतर है। जिस प्रकार से कैंडिडेट दावा कर रहे हैं, महिलाओं का पेपर रिस्पेक्टिवली आसान था पुरुषों के पेपर से, तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो गया। यानी भेदभाव आप कह लीजिए कि महिला को आपने आसान पेपर दे दिया और पुरुष को आपने कठिन पेपर दे दिया, तो लिंग के आधार पर तो आपने भेदभाव कर दिया। इस भेदभाव को दूर करने के लिए आपके पास एक हथियार होता है, क्योंकि आज के समय में इतनी जनसंख्या है कि प्रैक्टिकली ये एक दिन में पेपर करा पाना संभव नहीं है। और वहीं चीज़ों को बीपीएससी ने भी एनालाइज करते हुए 2 शिफ्ट में पेपर कराया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि दोनों का लेवल अलग दिया। और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि अगर 2 शिफ्ट में पेपर सेट किए जाते हैं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों का लेवल बिल्कुल एक समान रख दिया जाए। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन इसीलिए तो किया जाता है कि अगर किसी का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, किसी का डिफिकल्टी लेवल कम है, तो दोनों एक डिफिकल्टी लेवल में आ जाए, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब चूंकि नॉर्मलाइजेशन किया गया है या नहीं किया गया, इसके बारे में अभी तक आयोग ने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन चूंकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर जारी नहीं किया गया, इस वजह से ये बातें कि ये इन बातों के बहुत ज़्यादा संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन किए बिना रिजल्ट जारी किया गया। अब बिना नॉर्मलाइजेशन कर दिया किए रिजल्ट जारी किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने महिला और पुरुष को लिंग के आधार पर भेदभाव किया। आपने एक को आसान पेपर दिया, दूसरे को कठिन पेपर दिया। इस पॉइंट को लेकर के अगर आप कोर्ट जाते हैं 100% राहत मिलेगी और पूरा रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना रहेगी। इसके संबंध में कई पहले ही हाईकोर्ट के फैसले आ चुके हैं कि अगर एक से ज़्यादा सेट में पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा। अगर आयोग ने बिना नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट जारी किया है तो कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर उन्होंने भेदभाव किया है, आसान पेपर दे करके और कठिन पेपर दे करके। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 का ये सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब देखिए, जो बिहार की लोकल मीडिया या फिर बिहार के कैंडिडेट मुद्दा बना रहे हैं वो मुद्दा एक्चुअली है ही नहीं। मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट 70% या फिर 80% सीटों को लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा। 40% सीटों पर जो ओपन की सीटें होती हैं उस पर अदर स्टेट कैंडिडेट को अलाउ किया गया है। अब चूंकि नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं किया गया या फिर इस प्रकार की शर्त नहीं रखी गई कि हम अदर स्टेट को 10% पर ही मौका देंगे, तो अगर आप इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट जो होती है वो नोटिफिकेशन के शर्तों पर ही आगे प्रोसीड होती है। अब ये मत कहने लगेगा कि बीएड को फिर नोटिफिकेशन में शामिल था, उसको कैसे बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाहर किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए। तो कोई भी अगर प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको हटाया जा सकता है, बीच में गेम में भी हटाया जा सकता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको
अगर आपने नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन किया तो जाहिर सी बात है उसको नहीं मेंशन करने के कंडीशन में आप उसको पूरे भर्ती प्रक्रिया के बाद में जाकर के आप उसको लागू नहीं कर सकते। यानी कि 10% सीटों पर अदर स्टेट को अब रोका नहीं जा सकता। उन्होंने 40% सीटों पर फाइट किया है, वो बिल्कुल जेन्युइन है नोटिफिकेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए वहाँ का फर्जी डोमिसाइल बनवा लिया, फर्जी वहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो ये सब आप अब कोर्ट में जाएंगे तो ये राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार को ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ कोई फेक कोई डॉक्यूमेंट इशू तो नहीं हो रहा है। लेखपाल किस प्रकार से वहाँ के डॉक्यूमेंट को इशू कर रहे हैं, कैंडिडेट को फर्जी तरीके से इशू कर रहे हैं, वो राज्य सरकार का विषय है। इसको अगर आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो ये मामला कहीं भी नहीं ठहरेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से आपने देखा कि 40% सीट पर ही अदर स्टेट कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। अब चूंकि राज्य सरकार ने गलत तरीके से क्या किया क्या नहीं किया, या फिर उन्होंने इसके संबंध में स्पष्ट निर्देश भी दिए थे, कई बार निर्देश दिए गए कि शिक्षक भर्ती को देखते हुए कई बार गलत कैंडिडेट इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए एक निर्देश भी दिए गए। अब मान लीजिए लोकल लेवल पर जाकर के कोई लेखपाल या फिर कोई भी अधिकारी इस प्रकार का गलत कर रहा है तो उसको तो अब राज्य सरकार एक एक कैंडिडेट को तो रोक नहीं सकती है। तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें एक तरीके से बहुत आप कह लीजिए कि इसको पकड़ पाना ही मुश्किल है। और इस प्रकार से आप नहीं कह सकते तब कि अदर स्टेट कैंडिडेट फर्जी बनवा लिए या फिर ये कर लिए, वो तो राज्य सरकार का विषय है ना। दूसरा, आप ऐसे मुद्दे को रोक भी नहीं सकते। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का अगर 5 साल से ज़्यादा वो यूपी में रह रहा है और अगर वो बिहार में उसका जन्म हुआ है तो वो बिहार का पुश्तैनी निवासी हो गया, उसके माता पिता दादा दादी अगर पुश्तैनी उसका मकान घर बिहार में ही है तो आप उसको रोक भी नहीं सकते। तो ये सभी चीज़ें इतने प्रावधान हैं संविधान में और इतने इसके क्लॉज हैं कि आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो अगर आप इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं तो मत जाइए। आज ही मैं बता दे रहा हूँ कि ये कोर्ट केस में दम नहीं है। एक ही मुद्दा जिसमें दम है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन है, और अगर आप इसके अंतर्गत जाते हैं पूरा रिजल्ट रिवाइज होने के 100% संभावनाएं हैं। अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो इसका सीधा सा लाभ पुरुषों को होगा और महिलाओं को कुछ सीटों पर घाटा हो सकता है। अब इसके बाद से आपका प्रश्न ये हो सकता है कि आप महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ जिसका डायरेक्टली लाभ महिलाओं को हुआ और पुरुषों को नहीं हुआ, अगर मैं इसका विरोध कर रहा हूं नॉर्मलाइजेशन का, तो इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि मैं महिलाओं का विरोध कर रहा हूं। मैं गलत चीज़ों का विरोध कर रहा हूं। अगर महिलाएं सही तरीके से अगर वो 100% सीटों पर भी चयन ले लेती हैं तो उसको सही ठहराया जाएगा संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत। लेकिन अगर बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर सीटों पर महिलाएं आ रही हैं तो वो गलत है, वो संविधान के अंतर्गत गलत है। और गलत को गलत कहना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत को गलत ही कहूँगा। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो ये गलत है और गलत ही रहेगा, और अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी इसे गलत ही कहेगी और पूरे रिजल्ट को रिवाइज करने पर जोड़ आपका होना चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे की बात की जा रही है जो कि मुद्दा है ही नहीं। अब कुछ कैंडिडेट, अब मान लीजिए कि इतने कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया, उसमें जाहिर सी बात है एक आध कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। अब बीपीएससी तो अभी भी, जैसे आप मुद्दा बना रहे हैं कि बीएड का रिजल्ट उसमें कुछ कैसे आ गया, तो बीपीएससी तो ये कह करके निकल जाएगी ना कि ये फाइनल रिजल्ट थोड़ी है, ये तो प्रोविजनल रिजल्ट है और इसको लेकर के हम लगातार फिल्टर आउट कर रहे हैं। आज आपने बीपीएससी के चेयरमैन का भी स्टेटमेंट देख लिया होगा ट्विटर पर। तो ये सभी चीज़ों को कोर्ट में अगर आप ले जाएंगे तो अपने पक्ष को कमजोर कर रहे हैं। एक ही मुद्दा जिस पर आप लड़ सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन है। एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके दिखाया था कि नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है इस शिक्षक भर्ती में, और अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है पुरुषों को कुछ सीटों का लाभ हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।